ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। झूठे ड्रग्स केस में पश्चिम एशिया के देश कतर में करीब 2 साल से जेल में बंद भारतीय दंपति को वहां की एक कोर्ट ने बरी कर दिया। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि कतर की कोर्ट ने पति पत्नी को बेकसूर मानते हुए 29 मार्च को उन्हें रिहा करने का आदेश सुना दिया और इस मामले में भारत में चल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच को सही पाया, जिसके तहत एनसीबी ने इस जुर्म में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। असल में जुलाई 2019 में ये शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर कतर जा रहा था, लेकिन उनकी ही एक रिश्तेदार ने तंबाकू बताकर धोखे से ड्रग से भरा पैकेट उन्हें दिया और उसे वहां एक शख्स तक पहुंचाने को कहा। कतर में उतरते ही पति पत्नी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई। फिर पीएमओ की पहल पर कतर की सरकार से भारतीय दंपति के बेगुनाही के सबूत साझा किए गए और अब 10 दिन के अंदर एनसीबी की एक टीम वहां जाएगी और पति पत्नी को भारत लेकर आएगी। 2020 being कोविड ईयर, डिस्पाइट दैट एनसीबी ने इस प्रोसेस को इन टाइम खत्म करके वी आर गेटिंग देम बैक इनटू इंडिया। तो वो दोनों ही एक तरीके से इंडिया की विक्ट्री है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह के हंगामे और गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए सीआरपीएफ ने इन ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया, जिसकी कुछ तस्वीरें बांकुड़ा से सामने आईं। वहां एक मतदान केंद्र के बाहर तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने ड्रोन कैमरे को उड़ाया और उससे पूरे इलाके की निगरानी की। बताया गया कि इस ड्रोन कैमरे से किसी भी मतदान केंद्र के करीब 500 मीटर के दायरे पर नजर रखी जा सकती है। चुनाव में ये उड़ता हुआ कैमरा हमें अब अगले 6 चरणों में भी दिखेगा और आज भी दिखेगा। मतदान केंद्रों के बाहर किसी तरह की हिंसा न हो, इस पर सीआरपीएफ के जवानों ने खास नजर रखी। पीसफुल पोलिंग में कोई दिक्कत ना आए, ये उसके पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए बंगाल में सुरक्षा बहुत सख्त की गई और उसी के तहत कई मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है। पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। पुलवामा के काकपोरा इलाके में रात से ही मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और मुठभेड़ अब भी जारी है। अभी 2 से 3 और आतंकवादियों के घिरे होने की आशंका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, जहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। दरअसल रात से ही वहां पर मुठभेड़ चल रही है और अभी भी 2 से 3 आतंकवादी घिरे हुए हैं। लखनऊ में कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में फन मॉल के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे बंद करवा दिया गया। आरोप है कि प्रशासन की ओर से कई बार चेतावनी देने के बाद भी वहां कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने लखनऊ के सबसे बड़े मॉल पर कार्रवाई की और उसके मेन गेट पर ताला जड़ दिया। बताया गया कि अगले आदेश तक ये मॉल इसी तरह बंद रहेगा। कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में सीज कर दिया गया है और यहाँ पर ताला जड़ दिया गया है। वहाँ पहुंचे अधिकारियों ने पहले मॉल में मौजूद लोगों को बाहर निकाला, फिर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मॉल अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद किया गया है और इनसे जवाब मांगा गया है। खबर है कि मॉल को सील करने से पहले उसके मालिक को इसकी जानकारी दे दी गई थी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बीच डीएमके सांसद ए राजा को दोहरा झटका लगा है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने ए राजा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है, जिसके खिलाफ ए राजा मद्रास हाईकोर्ट गए, जहां उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली और उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने डीएमके के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम हटा दिया। आयोग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी की मां के खिलाफ ए राजा के विवादास्पद बयान पर यह कार्रवाई की। इससे पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। अमित शाह आज बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं, जहां वो ताबड़तोड़ 4 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री सुबह 11 बजे कूच बिहार और दोपहर 12:30 बजे अलीपुर द्वार में रोड शो करेंगे। इसके बाद 3 बजे दक्षिण 24 परगना और शाम 4:30 बजे हुगली में अमित शाह का रोड शो है। फिल्म स्टार और बीजेपी के स्टार कैंपेनर मिथुन चक्रवर्ती भी आज हावड़ा में रोड शो और जनसभाएं करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ने के साथ ही सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिनकी वजह से एक बार फिर काम धंधों पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। जिन लोगों पर इन पाबंदियों की मार पड़ी, उनमें एक शादियों से जुड़े कारोबारी भी हैं।
फिर चाहे वो बैंक्वेट हॉल चलाने वाले लोग हों, शादियों में बैंड बजाने वाले हों, घोड़ी और बग्गियों का कारोबार करने वाले हों या फिर हलवाई हों, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि खुले में होने वाली शादी में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते और किसी बंद हॉल में होने वाली शादी में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई है तो परेशानी भी बढ़ने लगी है। परेशानी उन लोगों की भी जिनकी घर में शादियां हैं और उन लोगों की भी जो शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बैंक्वेट हॉल चलाने वालों के सामने वजूद का संकट खड़ा है। जगमग लाइटें, तरतीब से सजे सोफे, करीने से की गई सजावट, महंगे झूमर, सेंट्रलाइज्ड एसी। दावा यह है कि लॉकडाउन के बाद से दिल्ली में इस तरह के 1000 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल बंद हो चुके हैं। अब कोरोना की तलवार बाकियों पर भी लटक रही है, क्योंकि महज 100 लोगों की पार्टी से ऐसे कारोबारियों के लिए खर्चे निकालना भी मुश्किल है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, दिन में एक फंक्शन करना है, कितने पैसे ले लेंगे उससे जो खर्चा निकाल लेंगे? ना अपना खर्चा निकलेगा, ना लाइट का खर्चा निकलेगा, ना लेबर का खर्चा निकलेगा। लॉकडाउन के दौरान जो बैंड वाले अपने औजारों पर जमी धूल भी साफ नहीं कर पाए, वो एक बार फिर इन पाबंदियों की मार झेलने पर मजबूर है। लोगों की गिनती कम करने के लिए सबसे पहली कैंची बैंड वालों पर ही चल रही है। फिर ग्राहक आएगा, भैया वापस कर दो महाराज, अपने अब साहब यही कहाँ से करें वापस? इतना काम धंधा तो है नहीं अगर जो हम कर सकते वापस। 13 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और तभी से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन शादियों के काम से जुड़े कारोबारी हों या फिर वो लोग हों जिनके घरों में शहनाई बजने वाली है, उन्हें ये कतई अंदाजा नहीं था कि कोरोना का कहर फिर से सामने आ जाएगा। कुछ लोगों ने तो कोरोना वायरस के कारण बिगड़े हालात सामान्य होने का लंबा इंतजार करने के बाद शादियों के दिन तय किए थे, लेकिन वायरस के दूसरे वार ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी। शान शौकत के साथ शादी की तैयारियां कर रहे लोगों के सामने मेहमानों की लिस्ट पर कैंची चलाना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रॉब्लम ये आ रही है, अब वो टचअप की जगह हमें गेस्ट लिस्ट को थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। सारे रिश्तेदार हैं, अब उनमें किसको हम छोड़ें? कई ऐसे छोटे कारोबारी भी हैं जिनका धंधा केवल शादियों के सीजन पर ही निर्भर है। इनमें उन घोड़ियों के मालिक भी हैं जिनके बिना शादियां पूरी नहीं हुआ करती थी। ऐसे लोगों को अब घोड़ियों का खाना भी चुभने लगा है। अब खा ही रही है जी खड़े खड़े। एक घोड़ी का खर्चा 200-300 रुपए डेली का पड़ता है। 8-10 घोड़ियां हैं, 1-2 लड़के भी रहते हैं, उनका भी खर्चा है। कुछ ऐसा ही हाल हलवाइयों का है, जिन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि 100 या 200 लोगों की शादी में खाना बनाकर वो खर्च कैसे चलाएं और कमाए कैसे। 100 बंदे काम में क्या बंदा कमाएगा? 100-200 क्या है? लेबर भी है, फिर ट्रांसपोर्ट कन्वेंस महंगी हो गई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों के बीच शादी ब्याह में सावधानियों से ध्यान हटने का खतरा भी सबसे ज्यादा है। इसीलिए केवल काम धंधा ही नहीं बल्कि सेहत की चिंता भी लोगों को डराने लगी है। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पुलिस और कोरोना नियम तोड़ने वालों के बीच झड़प हुई। कोरोना की वजह से वहां नाइट कर्फ्यू के अलावा एक जगह ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी लगी है, लेकिन इसकी किसी ने परवाह नहीं की और जब उन्हें वहां के एक बड़े पार्क में जमा होने से रोका गया तो वो भड़क गए। उन्होंने पुलिस वालों पर ही बोतल और दूसरी चीजें फेंकनी शुरू कर दी। हालात बिगड़े तो सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी। इसके बाद प्रदर्शनकारी भी अड़ गए। कार्रवाई से डरने के बजाय पहले से ज्यादा मजबूती से जवानों के सामने डट गए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने लकड़ियों में आग जलाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि पुलिस वालों ने भी सख्ती बरतते हुए लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक पैलेट यार्ड में भीषण आग लग गई। खबर है कि आग की चपेट में आने से आसपास के कई मकान भी जलकर बर्बाद हो गए। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पूरा पैलेट यार्ड भयानक लपटों में धधकता दिखाई दिया। तेज हवाओं ने भी आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से ही लपटें चारों तरफ फैलने लगी। लपटों के साथ ही वहां से काले धुएं का गुबार भी उठता दिखा। एहतियातन पुलिस ने आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया। आग को बुझाने में दमकल की 150 से ज्यादा गाड़ियों को तैनात किया गया। इस हादसे में वहां रखा सामान और कई गाड़ियां भी स्वाहा हो गईं। ममता बनर्जी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज किया गया। बिहार की मुजफ्फरपुर कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है। वहां के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने चुनावी सभा में बिहार और यूपी के लोगों का अपमान किया है, जिसके लिए उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने मुकदमे को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल तय कर दी है। यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 2600 मरीज सामने आए। अकेले लखनऊ में कोरोना के 935 मरीज मिले। यही नहीं, लखनऊ के जिला कोर्ट में 13 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद वहां के सभी कोर्ट 3 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए।
मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना की चपेट में आ गई। आलिया ने इंस्टाग्राम पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी। हाल ही में उनके दोस्त रणबीर कपूर को भी कोरोना हो गया था। अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया। मतलब ये कि 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तेजस एक्सप्रेस पटरी पर नहीं दौड़ेगी। मुंबई और गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी से जुड़ी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने मॉल, रेस्टोरेंट और बार समेत कई इमारतों को सील कर दिया। दिल्ली के बिजवासन इलाके में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर अशोक प्रधान के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम हैप्पी उर्फ मनोज है, जिस पर दिल्ली और यूपी में 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। पुलिस को इसके पास से पिस्तौल और 5 गोलियां भी बरामद हुई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच पंचायत चुनाव के मुद्दे पर विवाद था, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग लाठियों से एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। इससे पहले ये लोग आपस में बहस करते भी दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। दोनों गुटों के बीच पथराव भी हुआ। मारपीट शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सेक्स रैकेट में शामिल होने के आरोप में एक स्पा सेंटर से पुलिस ने कुछ लड़कियों को हिरासत में लिया। इसके अलावा स्पा सेंटर से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई। सामने आई एक तस्वीर में मुंह पर कपड़ा ढकी कुछ लड़कियां पुलिस वालों की घेराबंदी में स्पा सेंटर से बाहर निकलती दिखाई दी। पुलिस ने इन लड़कियों के साथ कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया। आरोप है कि ये लोग एक स्पा सेंटर में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। यहाँ भी स्पा सेंटर के नाम पे देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने इस स्पा सेंटर से ड्रग्स के मिलने का भी दावा किया और इसके कुछ सबूत भी दिखाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बीजेपी नेता के घर पर हुए आतंकी हमले में एक पुलिस वाला शहीद हो गया। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी नेता अनवर खान तो बच गए, लेकिन पुलिस के उस जवान ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवान के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। उसके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। इसके बाद एक एक कर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के कई अफसरों ने अपने फर्ज के लिए जान कुर्बान करने वाले वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। पुलिस ने बताया कि कैसे भेष बदलकर आए आतंकियों ने उस जवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और ड्यूटी करते हुए वो शहीद हो गया। बुड़का क्लेट एक टेररिस्ट आया, दरवाजा खोलते ही अंधाधुंध फायरिंग किए। इस हमले के बाद बीजेपी नेता के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। साथ ही पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। असम में प्रियंका गांधी 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। उनकी पहली रैली दोपहर 12 बजे गोवालपारा जिले के गोवालपारा पूर्व में होगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे धुबरी जिले के गोलकगंज में और दोपहर 3 बजे बरपेटा जिले के सरुखेत्री में भी वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली पुलिस ने एटीएम लूटने वाले शकील नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। शकील हरियाणा के मेवात का रहने वाला है और उस पर 2 महीने में 12 एटीएम लूटने के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नक्सली लिंक को लेकर एनआईए ने कई बड़े वकीलों और अलग अलग संस्थानों के कार्यकर्ताओं के घरों और दफ्तरों समेत 31 जगहों पर छापेमारी की। यूपी के बरेली में थाने में एक आरएसएस कार्यकर्ता से हुई मारपीट के विरोध में बीजेपी ने सड़क पर जैम लगा दिया और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, जैम हटाने पहुंचे पुलिस वालों के साथ बीजेपी के लोग भिड़ गए। हालांकि बाद में किसी तरह मामले को शांत करवा लिया गया। मध्य प्रदेश के सीधी में मोबाइल की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से आग खलिहान तक पहुंच गई, जहां रखी गेहूं की फसल जलने लगी। आग की चपेट में आने से एक बाइक भी जल गई। हालांकि बाद में किसी तरह से गांव के लोगों ने आग को बुझा लिया। दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा में पुलिस ने एक मॉल के अंदर मौजूद एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर 14 लड़कियों समेत 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि स्पा सेंटर की आड़ में वहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। महाराष्ट्र के नासिक से डरा कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां की जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। हालांकि आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां से निकल रहे धुएं ने कुछ पल के लिए सबकी सांसें थाम कर रख दी, क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में कई मामलों से जुड़े दस्तावेज मौजूद थे। आग देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई।
कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने सीढ़ी का भी इस्तेमाल किया। उसकी मदद से वो रिकॉर्ड रूम की छत पर चढ़े। पुराना बिल्डिंग है, इसमें पूरा टोटल लकड़ी का काम है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आग बुझाने की कवायद के बीच कुछ लोगों ने फुर्ती दिखाकर रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेजों को जलने से बचा लिया। पीएम मोदी आज दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर तमिलनाडु के मदुरई पहुंच गए हैं। बीती रात पीएम ने मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे मदुरई और शाम 4 बजे कन्याकुमारी में चुनावी रैली करेंगे। केरल में दोपहर 1:30 बजे पतनमथिट्टा और तिरुवनंतपुरम में पीएम की जनसभा है। बिहार के सहरसा से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी के आरोप में एक आदमी ने 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि ये दोनों लड़के एक दुकान में चोरी की फिराक में घुसे, फिर चोरी करते हुए उस दुकान के मालिक ने पकड़ लिया और फिर दोनों को खूब पीटा। दोनों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अपने एक जानकार के साथ मिलकर दोनों आरोपियों के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और तो और उन्हें ट्रैक्टर से भी बांध दिया गया। हम लोग चोरी कर रहे थे। कुछ देर बाद एक शख्स दोनों में एक आरोपी को बचाकर वहां से ले जाने लगा, लेकिन दुकानदार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उनके पीछे पीछे डंडा लेकर चलता रहा और आरोपी की पिटाई करता रहा, जिसे रोकने की काफी कोशिश भी की गई। शोरगुल सुनकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और दर्शक बनकर ये सब देखते रहे। शुभेंदु अधिकारी के भाई ने नंदीग्राम में हिंसा की आशंका जताई है। नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु अधिकारी ने पूर्व मेदिनीपुर के डीएम को चिट्ठी लिखकर नंदीग्राम में हिंसा भड़कने की आशंका जाहिर की। दिल्ली में सीबीआई ने टीआरएस सांसद के 3 कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों पर एक आदमी से उसके अवैध निर्माण तोड़े जाने से रोकने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इन तीनों शहरों में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस बीच जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,000 से ज्यादा मरीज सामने आए और करीब 250 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 8,500 से ज्यादा केस मिले, जबकि वहां 18 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज पश्चिम बंगाल में 3 रोड शो करेंगे। उनका पहला रोड शो सुबह 10 बजे हुगली जिले के पुरसरू में होगा। दूसरा रोड शो सुबह करीब 11:30 बजे हावड़ा जिले के श्यामपुर में और करीब 1:30 बजे दक्षिण 24 परगना के कुल्पी में तीसरा रोड शो करेंगे। आखिर में वो हावड़ा मध्य सीट पर एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई में पीएम नरेंद्र मोदी ने मीनाक्षी मंदिर में पूजा की। मंदिर में पूजा के समय पीएम मोदी वहां की पारंपरिक लिबास में दिखे। इस मौके पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की पिटाई के आरोप में बीजेपी और पुलिस आमने सामने आ गई। कार्यकर्ता का आरोप है कि सड़क पर एक आदमी से हुई गाली गलौज की शिकायत जब वो पुलिस चौकी में करने पहुंचा तो कुछ पुलिस कर्मियों ने उसे ही पीट दिया, जिसके बाद मामले की भनक लगते ही इलाके में कोहराम मच गया। बीजेपी ने अपनी ही पार्टी की सरकार में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग में बरेली से बीजेपी के मेयर, विधायक और कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ तो नारेबाजी की ही, राम के नाम के नारे भी खूब लगाए। विरोध प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने लगी। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं हुआ और देखते ही देखते गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। से दरोगा जी आते हैं, दरोगा जी सामने खड़े हुए थे और 4 सिपाही जिन्होंने मुझे मारा। पुलिस ने माना कि कुछ पुलिस कर्मियों ने आरएसएस कार्यकर्ता के साथ मारपीट की थी, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और जांच अब भी जारी। उनके द्वारा अधिक पुलिस बल का प्रयोग किया गया था, तो 4 जो सिपाही थे उनको लाइन भेज दिया गया था। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो आरोपी पुलिस वालों के सस्पेंशन से कम में नहीं मानेगी। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 88 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन 1 अप्रैल की रात 10 बजे से शुरू होकर 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस बीच जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। लॉकडाउन लगाने का ये फैसला जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। इसके अलावा राज्य के रतलाम और खरगोन में भी आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की।
नंदीग्राम के जिस मतदान केंद्र से उन्हें सबसे ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें मिली, ममता ने वहां जाने का फैसला भी किया और उस मतदान केंद्र पर जाने के लिए ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर से निकली। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे कुछ देर सुरक्षा बल के जवानों से बात की। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि उस मतदान केंद्र पर उन्हें वोट डालने के लिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिस पर ममता ने वहीं डेरा डाल दिया। इस दौरान सीआरपीएफ के एक जवान ने उनका वीडियो बनाया, जिस पर ममता नाराज हो गई। इससे पहले ममता बनर्जी ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत दर्ज करवाई। राज्यपाल को फोन किया, दूसरी तरफ एडीजे को फोन करके शिकायत दर्ज कराई, खुद अपने हाथ से लिख करके पुलिस को चिट्ठी दी। ममता बनर्जी ने ये आरोप भी लगाया कि कई मतदान केंद्रों पर हालात ठीक नहीं है और लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों पर भी ये गंभीर आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान बाहर से आए लोगों का समर्थन कर रहे हैं और इस वजह से कई मतदान केंद्रों पर 80% तक फर्जी मतदान हुआ। इस मामले में उन्होंने पुलिस को भी 2 पेज की चिट्ठी लिखी और एफआईआर दर्ज करने को कहा। साथ ही ममता बनर्जी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की, जिस पर चुनाव आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों से कल शाम 6 बजे तक रिपोर्ट मांगी। ममता बनर्जी के आरोपों पर सीआरपीएफ ने भी अपनी सफाई दी और उनके सभी आरोपों को गलत बताया। सीआरपीएफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसके जवान केवल चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के तय नियमों के हिसाब से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के हमले यहीं पर खत्म नहीं हुए। मतदान केंद्र से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उलवेडिया और जयनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जहां तीसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की रैली पर सवाल खड़े कर दिए और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। Why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की बौखलाहट बताया। उलुवेड़िया की चुनावी रैली में पीएम ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो। प्रधानमंत्री के हमले के बाद टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ममता का विक्ट्री साइन दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। इसके जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो नंदीग्राम से जीत रही हैं। टीएमसी के सूत्रों ने ममता बनर्जी के किसी दूसरी सीट से नामांकन की अटकलों को भी खारिज कर दिया। ऑपरेशन कमल मामले में येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब उन्हीं के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। News18.com की रिपोर्ट है कि ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया और राज्यपाल वजुभाई वाला को एक खत लिखकर इसकी शिकायत भी की। साथ ही उन्होंने अपने इस खत की कॉपी पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी भेजी है, जिसमें केएस ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया कि उनके विभाग से बिना इजाजत लिए 774 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया। इस बात की भनक लगते ही कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार को निशाने पर ले लिया। It clearly shows that there is a big problem in the government, internal government. Lot of dissident activities is going on. फ्रांस में लॉकडाउन लग गया। फ्रांस में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। वहां रोजाना 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसी वजह से यह फैसला लिया गया। साथ ही अब वहां 1 महीने तक घरेलू उड़ानों पर भी रोक रहेगी। Aussi pour continuer à protéger la vie au présent, c'est-à-dire les malades. अनुपम खेर ने बताया कि उनकी पत्नी किरण खेर को ब्लड कैंसर है। अभिनेत्री किरण खेर चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद हैं और चंडीगढ़ में ही हाथ में फ्रैक्चर के इलाज के दौरान उनको इस बीमारी का पता चला था। इसके बाद किरण मुंबई चली गईं, जहां वो कैंसर का इलाज करवा रही हैं। ब्लड कैंसर की बात सामने आने के बाद परेश रावल और कुमार विश्वास समेत कई हस्तियों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ियों को अब 31 सितंबर तक परमिट की जरूरत नहीं होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस पर दी गई छूट 6 महीने बढ़ा दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ियों को रास्ते में कोई परेशानी न आए। सरकार के इस फैसले से ऑक्सीजन सिलेंडर बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंच सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। सभी के शव एक कमरे में संदिग्ध हालात में मिले। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। इस घर में धीरज पंखे से लटके हुए थे और उनके जो बच्चे हैं वो मृत अवस्था में थे। जो उनकी पत्नी है वो भी मृत अवस्था में थी। फिलहाल पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मानकर चल रही है। हालांकि इस पूरी घटना की जांच जारी है। तो मैं इसको जगाने के लिए गया, दरवाजा खटखटाया, खूब धक्के मारे लेकिन खुल नहीं रहा दरवाजा। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आने और इस बीमारी से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक दिन में 249 लोगों की मौत भी हुई है। अकेले मुंबई में 8,646 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना की लहर दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। राजस्थान के झुंझुनू से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश लोगों से भरी एक बस पर हमला करते दिखाई दिए। आरोप है कि 2 गुटों की आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट की एक बस को सुनसान जगह पर रोककर उसे निशाना बनाया। बस में तोड़फोड़ करने वाले सभी बदमाशों ने अपने चेहरे कपड़ों से ढक रखे थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। उन्होंने तो बस में बैठे यात्रियों के नीचे उतरने का भी इंतजार नहीं किया, जिसकी वजह से बस में चीख पुकार मच गई। हालांकि बाद में किसी तरह सारे यात्री नीचे उतरे। कुछ महिलाएं तो खिड़कियों से नीचे कूदती नजर आईं। इस दौरान भी बदमाशों के हाथ नहीं रुके। उन्होंने लोहे की रॉड और डंडों से बस पर हमला करना जारी रखा। वहीं बस से उतरे लोग पास के खेतों में भागकर अपनी जान बचाते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हमले का बदला लेने के लिए दूसरे गुट ने भी एक बदमाश के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। मैक्सिको के कनकून से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक छोटा विमान क्रैश होकर समंदर में समा गया। इस हादसे के समय वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसमें वो विमान समंदर के ऊपर चक्कर लगाता दिखाई दिया। काफी देर तक ऊपर उड़ने के बाद वो अचानक नीचे की तरफ आता नजर आया और फिर थोड़ी ही देर में वो बीच समंदर में गिर गया। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गई। इस हादसे में विमान में बैठे दोनों पायलटों की मौत हो गई। म्यांमार में तख्ता पलट हुए 2 महीने पूरे हो गए, लेकिन वहां लोगों के दिलों में लोकतंत्र की लौ अब भी जल रही है। सेना के 60 दिन से जारी सितम के खिलाफ म्यांमार के अलग अलग शहरों में बेखौफ आंदोलनकारी अपनी जान की परवाह किए बिना एक बार फिर सड़कों पर उतरे। और वहीं के सबसे बड़े शहर यंगॉन से सामने आई तस्वीरों में कई प्रदर्शनकारी गली कूचों से गुजरते नजर आए। सेना की गोली के डर से भी उनकी आवाज नहीं दबी और चुनी हुई सरकार को बहाल करने के लिए उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई में 500 से ज्यादा लोगों की बलि चढ़ चुकी है। ऐसे में प्रदर्शनकारी अपने साथियों के दिए बलिदान को बिल्कुल नहीं भूले। अपने दर्द को दिखाने के लिए उनके चेहरों पर लाल पेंट से आंसू बने नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मन में अपने साथियों को खोने का दुख इतना ज्यादा था कि उनकी आंखों से सच्चे आंसू ही निकल गए। मरने वालों के लिए उन्होंने गीत भी गाए। यंगॉन के ही एक दूसरे इलाके में लोगों ने सेना के बनाए संविधान की कॉपियों को बीच सड़क पर जलाकर सेना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं म्यांमार के डबई में सैकड़ों लोग स्कूटरों और मोटरसाइकिलों पर शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरे। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे कि दूर तक लंबी कतार लगी नजर आई। वहीं कुछ लोगों ने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर पैदल ही मार्च निकाला। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ पर जमकर निशाना साधा। गोल्ड तस्करी मामले में राज्य के सीएम का नाम आने की घटना को उन्होंने राजनीतिक इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना बताया। यही नहीं, उन्होंने लव जिहाद कानून बनाने के मुद्दे पर भी एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला बोला। आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, पूरे केरल वासियों का, जिन्होंने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण के अभियान में अपना भरपूर योगदान किया है। दिल्ली के बसंत विहार थाने में तैनात एक कांस्टेबल की पत्नी का शव उनके ही घर में मिला। कांस्टेबल के 2 बच्चे भी घर में बेहोश हालत में मिले, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि कांस्टेबल की पत्नी का शव पंखे से लटका हुआ था, जिसके बाद उसकी खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है।
कांस्टेबल सुशील की शादी 2014 में हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में 3-0 से हरा दिया। मेजबान न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को तीसरे T20 मैच में 65 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। बारिश की वजह से ये मैच 10-10 ओवरों का खेला गया। इसमें न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 76 रनों पर ऑल आउट हो गई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मंदिर बनाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां मंदिर बनाने के लिए बोर्ड को जमीन लीज पर दे दी। गुजरात में एंट्री के लिए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होने पर कई लोगों को बॉर्डर से ही लौटना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर गुजरात राजस्थान बॉर्डर से भी सामने आई। वहां तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और पुलिस वालों ने जिनके पास कोरोना रिपोर्ट नहीं मिली, उन्हें वहीं से ही वापस भेज दिया। वो रिटर्न कर रहे हैं, तकलीफ तो है ही है सबको। गुजरात सरकार के नए दिशा निर्देश आज से लागू हुए हैं, जिनकी कई लोगों को जानकारी नहीं थी, जिस वजह से वो बिना कोरोना टेस्ट कराए गुजरात जाने के लिए अपने घर से निकल पड़े और उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। जो रिपोर्ट न हो तो वापस भेजा जा रहा है। जो स्थिति बन रही है कि बॉर्डर पे जो गाड़ियों का जमावड़ा है वो हो रहा है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में आरामबाग लोकसभा सीट में ममता बनर्जी ने धांधली करवाई थी और इसी वजह से बीजेपी के उम्मीदवार 2500 वोट से हार गई थी। पार्लियामेंट इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की अंडर में होता है, उसमें भी आरामबाग में 2500 वोट में बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसका हराया ममता बनर्जी। 16 EVM मशीन को काउंट नहीं की, DM को SDO को प्रेशर कर दिया, 2500 वोट से कैंडिडेट। सुपरस्टार रजनीकांत को इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके नाम का ऐलान किया और फिल्मों में उनके योगदान की तारीफ भी की। 500 जूरीज ने बैठक करके एक राय से महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की और इसलिए उनके नाम का ये पुरस्कार घोषित हो रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान उस वक्त हुआ जब तमिलनाडु में वोट डाले जाने में एक हफ्ते से भी कम समय बाकी है। रजनीकांत तमिलनाडु में लोगों के लिए फिल्म स्टार से बढ़कर है। अब हम क्या करेंगे? कुछ मीठा खाएंगे। फिल्मों में उनका नाम ही कामयाबी की गारंटी माना जाता है। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। उनके चाहने वालों के लिए रजनीकांत जो करें वही स्टाइल बन जाता है। हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है। उनकी चाल, उनके डायलॉग, उनका एक्शन और उनके रोमांस के कदरदान तमिलनाडु में बहुत बड़ी तादाद में। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूँ बेटा। उनका नाम इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, यानी उनको ये अवार्ड उनकी किसी एक फिल्म या एक किरदार के लिए नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया में उनके पूरे जीवन के लिए दिया गया है। बस आगे आगे देखते जाओ, काली का खेल। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री से इस अवार्ड के चुनाव कनेक्शन पर भी सवाल पूछा गया। हद हो गई, ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है और रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं, सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रजनीकांत को इस पुरस्कार के लिए बधाई दी। खुद रजनीकांत ने भी ट्विटर पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तर्ज पर आतंकी फिर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि आतंकी फिर घाटी में पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक लाने की फिराक में हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक श्रीनगर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खबर यह भी है कि वो 10 किलो से ज्यादा विस्फोटक जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ला भी चुके हैं, जिसे LOC के पास किसी जगह पर छिपाया गया है। बताया गया कि 2019 में जब पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, तब उसकी तैयारी भी कुछ इसी तरह से की गई थी।
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में कई जगहों पर हंगामे और झड़प की घटनाएं हुई। डेबरा विधानसभा सीट के एक बूथ से भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट को कुछ लोगों ने खदेड़ दिया और आरोप लगाया कि वो एजेंट बाहरी है जो गड़बड़ी फैलाने के इरादे से बूथ पर पहुंचा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके एजेंट को भगाने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, इनको यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही है। इस्लामपुर गांव के लोग हैं जो उनको यहाँ से भगा रहे हैं। फौरन हालात काबू में करने के लिए सीआरपीएफ और बंगाल पुलिस की टीमें पहुंच गईं, लेकिन हंगामा करने वालों के सिर पर खून सवार दिखा। इनको अरेस्ट करवाओ, नहीं तो हम लोग भाई इसको जानलेवा हमला कर देंगे। जब पुलिस ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को गाड़ी में बिठाया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी के सामने सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। डेबरा सीट से बीजेपी ने भारती घोष को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। दूसरी तरफ पश्चिमी मेदिनीपुर में भी छुटपुट हिंसा की खबरें सामने आई। बीजेपी के एक इलेक्शन एजेंट की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और आरोप लगा कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। बीजेपी के पोलिंग एजेंट तन्मय घोष की गाड़ी के शीशे पूरी तरह टूट गए। गनीमत यह रही कि हमले में उन्हें चोट नहीं आई। आरोप है कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता भी मौके पर थी, जिसके साथ मारपीट की गई। नामे मात्र पुलिस कोनो व्यवस्था पुलिस लाइन कोनो व्यवस्था ना और जगह टोटली। वहीं बीरभूम जिले में पुलिस ने एक देसी बम बरामद किया। एक हरे रंग का बैग पेड़ों के बीच रखा हुआ मिला, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर पड़ गई। जेपी नड्डा ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कुछ देर के लिए रोड शो रोक दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जैम में फंसी एक एम्बुलेंस को देखने के बाद अपना रोड शो कुछ देर के लिए रोक दिया, ताकि ये एम्बुलेंस आसानी से वहां से निकल सके। Thank you for giving way to the ambulance. राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने पर कलेक्टर स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद कर सकेंगे। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को इसका अधिकार दे दिया। देश के मुस्लिम समुदाय तक आरएसएस की सोच को पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाया गया है, जिसके तहत आरएसएस ने भविष्य का भारत नाम की किताब को उर्दू में प्रकाशित करने का फैसला किया है। संघ परिवार लंबे समय से उस भ्रम को खत्म करने के रोड मैप पर काम कर रहा है, जिसमें कहा जाता है कि संघ मुसलमानों के खिलाफ है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और आरएसएस के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल इस किताब का लोकार्पण 5 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में करेंगे। कि अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए इसका भविष्य का भारत का उर्दू अनुवाद मुस्तकबिल का भारत ये आवश्यक है। भविष्य का भारत नाम की ये किताब हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, पंजाबी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में पहले ही आ चुकी है, जिसका उर्दू में अनुवाद राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निर्देशक डॉक्टर अकील अहमद ने किया है। मुसलमानों के जहनों में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर किया जा सके। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनकी पत्नी ने गुंटूर में कोरोना का पहला टीका लगवाया। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। पंजाब में पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा बीमारी से 60 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 3187 नए मामले भी सामने आए हैं। ये हालात तब हैं जबकि पंजाब के 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। सबसे ज्यादा 416 नए मरीज जलंधर में मिले हैं, जबकि मोहाली में 409 और लुधियाना में 376 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीका अभियान के तीसरा चरण पूरे देश में शुरू हो गया। तीसरे चरण के तहत 45 या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और इसकी शुरुआत होते ही कोरोना वैक्सीन के लिए बने सभी केंद्रों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक केंद्र में बड़ी संख्या में लोग कोरोना वैक्सीन लगवाते दिखाई दिए। इसके लिए वहां कई इंतजाम किए गए थे। 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को आज से अनुमति दी गई है वैक्सीन लगाने के लिए। इसकी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। टीका लगाने के लिए बनाए गए ऐसे सभी केंद्रों पर मुंबई के नगर निगम बीएमसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। 45 एंड अबव कुछ 30 से 40 लाख लोग मुंबई में है। उस हिसाब से आप देखिए हमने आज 2 शिफ्ट शुरू किए। दिल्ली में भी कई लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही तीसरे चरण की शुरुआत हुई, कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लोग अलग अलग केंद्रों पर पहुंचने लगे। दिल्ली के सभी नगर निगमों ने भी इसके लिए खास तैयारी की थी ताकि भीड़ बढ़ने पर लोगों को कोई परेशानी न हो। कोविड की लड़ाई में जनता को जितनी हम मदद कर सकते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में भी ये अभियान जोर शोर से शुरू हुआ। लखनऊ में तो राज्य के कुछ मंत्री और बड़े अधिकारी भी वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंचे। प्लीज
अपने अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और तत्काल वैक्सीन लगाएं। इसी तरह की तस्वीरें देश के कई राज्यों से सामने आई, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार इस अभियान में तेजी लाना चाहती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि इस महीने में हर रोजाना कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके तहत सरकारी और निजी दोनों वैक्सीन केंद्र रोजाना खुले रहेंगे। यही नहीं, सरकारी छुट्टी वाले दिन भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा ताकि ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। केंद्र सरकार ने तीसरे चरण में रोजाना 50 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। तेजी से वैक्सीनेट करने का अर्थ होगा कि इस वायरस को फैलने से उतना उसकी जो चेन है इन्फेक्शन की, उसको रोकना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में एक्शन प्लान पर मंथन होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 2800 नए मामले सामने आए हैं। 8 दिसंबर के बाद कोरोना मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है। पिछले एक दिन के भीतर 9 लोगों की मौत हुई है। आज की बैठक में वैक्सीनेशन को तेज करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों में बेड की समीक्षा की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा का इस्तीफा मांगा। एक दिन पहले वहां की हाई कोर्ट ने ऑपरेशन कमल मामले में येडियुरप्पा के खिलाफ जांच की इजाजत दी थी, क्योंकि येडियुरप्पा पर राज्य की कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन वाली सरकार को गिराने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, इसी मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी लीक हुआ था। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अटकलों के बीच होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने कोरोना पर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे और उन्होंने कोरोना के नाम पर लागू की गई पाबंदियों का जमकर विरोध किया। कोरोना के नाम पे लोगों को डराना, धमकाना और उनको भूख से फिर से मरने के लिए मजबूर करना, यह गलत बात है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार पर जनता की न सुनने का भी आरोप लगाया। संजय निरुपम कह रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर के लोगों के साथ संवाद सरकार नहीं कर रही है। जून में होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से ये यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस बार देश भर में श्रद्धालु बैंकों की 400 से ज्यादा ब्रांच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। इमरान खान की सरकार